हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जो मानव भूगोल के हम सिद्धांत पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहले दो सिद्धांत पढ़े थे, क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा था पार्श्व एकता का सिद्धांत। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता का सिद्धांत। भूतल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन भूगोल की मूल विषय वस्तु। हम भूगोल के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो पृथ्वी का तल देख रहे हैं, इसके विभिन्न जो भाग हैं या विभिन्न क्षेत्र हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो भूगोल मानव जगत या मानव ग्रह के रूप में भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कि भिन्न भिन्न होते हैं, हम सभी को पता है कि जो मानव भूगोल या देखें कि हम नज़र घुमाएं तो हम देखते हैं कि कोई भी एक स्थान दूसरे स्थान से बिल्कुल समानता नहीं रखता है, उनमें अंतर होता ही होता है या उनमें विभिन्नता होती है। मानव भूगोल में क्या होता है, मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव और उसके पर्यावरण के जो संबंध है या उसकी जो अंतरक्रियाएं होती है और उनसे जो सांस्कृतिक भूदृश्य उत्पन्न होते हैं, उनका हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। और भूतल पर हमें पता है कि न तो किसी भी स्थान पर पर्यावरण समान होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्यावरण भी बदलता रहता है। इसी तरह जो सांस्कृतिक भूदृश्य है वो भी एक समान नहीं होते हैं। तो जो मानव भूगोल के तथ्यों के विश्लेषण हम करते हैं, उसमें क्षेत्रीय विविधीकरण के सिद्धांत का मौलिक महत्व है, यानी कि जो क्षेत्रीय विविधीकरण का स्पष्ट करना ही हम कह सकते हैं मानव भूगोल का मौलिक उद्देश्य है। अब देखो, इसमें कुछ हम उदाहरणों के द्वारा हम आपको समझा सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी का हम तल ही लें, पृथ्वी की ऊपरी तल की बनावट लें, तो उसमें भी बहुत अधिक विषमता मिलती है। कहीं कहीं पर तो हम देखते हैं कि ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर गहरी गहरी घाटियां हैं। और इसी तरह से हम देखें कि किसी एक प्रदेश या एक देश में भी उच्चावच संबंधी जो समानता है वो नहीं मिलती है। अगर हम हमारे भारत देश को ही लें तो उसके उत्तरी भाग में हिमालय जैसी ऊंची पर्वत श्रृंखला है। फिर हम उसके जैसे दक्षिण में जाएं तो फिर मैदान आता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान बोलते हैं, उसके दक्षिण में फिर प्रायद्वीपीय पठार मिलता है। और प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ सकरी पट्टी में तटवर्ती जो मैदान है वो मिलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी देश में भी उच्चावच संबंधी समानता नहीं है। अभी देखो, ये तो थी देश की बात। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हम देखते हैं कि राजस्थान के बीचों बीच अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार है, उसके पूर्वी भाग में जो राजस्थान का पूर्वी भाग है उसमें बनास बाणगंगा आदि नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। और अगर हम राजस्थान के पश्चिमी भाग में देखें तो यहाँ मरुस्थल है और मरुस्थलीय मैदान मिलता है या मरुस्थलीय क्षेत्र मिलता है। तो इस तरह से भारत में ही नहीं, हमारे राजस्थान में भी उच्चावच संबंधी विविधता मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं या हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भूतल के दो भागों की धरातलीय बनावट एक जैसी नहीं है। अब देखो, ये तो थी उच्चावच संबंधी। अब हम देखें कि पृथ्वी के जल और स्थल के वितरण और उनकी स्थिति में भी अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। अब पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, हमें पता है कि हमारी पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल है, और वो भी क्षेत्रीय आकार, गहराई, तलीय बनावट, उनमें भी विभिन्नता मिलती है। इसी प्रकार स्थलीय भाग पर नदियाँ मिलती हैं, तालाब झीलें मिलती हैं, और इनका जो निर्धारण है, ये जलाशय मिलते हैं जैसे तालाब है, झील है, और इनका निर्धारण उच्चावच संरचना, जलवायु आदि तत्वों से होती है। अब देखो, कहीं पर तो वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो कहीं पर केवल वर्षा ऋतु में ही या मौसमी नदियां हैं। कहीं पर वर्षा की इतनी कमी होती है कि वहाँ पर नदियों का अभाव होता है, यानी कि वहाँ नदियाँ होती नहीं है। और जिन स्थानों पर नदियाँ बहती है उनमें भी नदी अपने द्वारा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो ये था कि पृथ्वी पर जल और स्थल के वितरण या उनकी स्थिति भी समान नहीं है, उनमें भी विभिन्नता मिलती है। इसी प्रकार जलवायु और उसके तत्व जैसे तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, इनमें भी विविधता है।
और हम देखते हैं कि किसी स्थान की जलवायु को उसकी अक्षांश स्थिति, सागर से दूरी, और जो समुद्र तल से ऊंचाई, सूर्य ताप का वितरण, जल थल के वितरण आदि प्रभावों के कारण किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण होता है, या हम कहें कि उसमें विभिन्नता आती है कि दो स्थानों की अगर जलवायु की तुलना करें तो उसमें सागर तल से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है, या स्थल जल का वितरण है, या फिर सूर्य ताप का वितरण है, तो इन कारण उनमें विभिन्नता आती है। अब बहुत बड़े भाग पर अगर जलवायु की समानता है, उसमें स्थूल समानता है, तो हम उसको जलवायु प्रदेश के रूप में मानते हैं, उसको हम एक जलवायु प्रदेश के रूप में निर्धारित करते हैं। जैसे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उष्ण एवं आर्द्र जलवायु मिलती है, यानी कि वहाँ वर्ष भर अत्यधिक गर्मी होती है या तापमान अधिक होता है, साथ ही वहाँ पर आर्द्रता भी अधिक मिलती है। जो ह्यूमिडिटी होती है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक होती है। फिर अगर हम देखें तो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पर बिल्कुल निम्न तापमान वाली, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पूरी जो सतह है वो हिमाच्छादित रहती है और वहाँ पर टुंड्रा जलवायु मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी स्थान या प्रदेश की जलवायु भी समान नहीं होती है। अब अगर हम देखें कि विश्व के बहुत बड़े भूखंड शुष्कता के कारण वनस्पति विहीन या मरुस्थलीय है, तो हम उसको मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। तो विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश मिलते हैं या जलवायु दशाएं मिलती हैं। अब देखो, हाँ, अगर आप देखोगे तो अपने राजस्थान का ही हम लें या भारत का लें, भारत के उत्तरी भाग में जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह है, वहाँ पर ठंडी होती है। लेकिन और जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जाते हैं हम, तो हमारे यहाँ पर गर्मी बढ़ती जाती है। और अब देखो, जब हम अपने यहाँ पर राजस्थान में सर्दी और गर्मी दोनों मौसम का हमें पता चलता है, यहाँ दोनों मौसम हमारे हम यहाँ पर होते हैं। लेकिन हम दक्षिण में जाते हैं तो केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में यानी कि सर्दियों में भी वहाँ गर्मी नहीं, सॉरी, सर्दियों में भी वहाँ पर ठंडी नहीं होती है और लगभग समान तापमान मिलता है। तो भारत में, राजस्थान में हर जगह जलवायु की विभिन्नता हम देखने को मिलती है। अब देखो, वनस्पति होती है, वनस्पति जलवायु और मिट्टी के द्वारा निर्धारित होती है और विभिन्न भागों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलती है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी मिलती है। तो इनके कारण वनस्पति में भी विविधता मिलती है। जैसे हम देखें कि उष्ण आर्द्र जलवायु वाले जो भूमध्य रेखीय प्रदेश हैं, उनमें ऊंचे ऊंचे सघन वन मिलते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो सवाना क्षेत्र है, उनमें छोटी मोटी घासें और बिखरे हुए वृक्ष मिलते हैं। इसी प्रकार रेगिस्तानी भागों में कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनमें टेगा वन मिलते हैं। तो इस प्रकार पेड़ पौधों के वितरण में भी असमानता और विविधता मिलती है। अब देखो, ये तो थे वनस्पति। अब पशु जगत में भी विविधता मिलती है। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय जंगलों में हाथी, शेर, चीता, भालू, बंदर, इसी प्रकार वहाँ रेंग कर चलने वाले, या जो मिट्टी या जल में रहने वाले जो जीव हैं, जिसमें विषैले मच्छर हैं, मक्खियाँ हैं, एक बहुत जहरीली मछली भी है, पिरान्हा मछली, जो भी जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उनमें मिलती है। शुष्क रेगिस्तानी भागों में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ऊँट है, बकरियाँ हैं, भेड़ हैं, तो ये मिलते हैं। इसी तरह हम ध्रुवीय क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पर रेंडियर है, ध्रुवीय भालू, बारहसिंगा, तो सील, व्हेल, वॉलरस आदि मछलियाँ वहाँ पर मिलती हैं। तो पशु जगत में भी विभिन्नता मिलती है या विविधता पूर्ण है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मानव या सांस्कृतिक भूदृश्य है, ये तो देखो भौतिक तथ्य थे, तो भौतिक तत्व तो विविधतापूर्ण है ही है, लेकिन मानवीय या सांस्कृतिक भूदृश्य है या तथ्य हैं, वो भौतिक पर्यावरण और मनुष्य के बीच अंतर क्रिया से निर्मित होते हैं। तो जब मानव और पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया होती है, तो उससे जो सांस्कृतिक भूदृश्य उत्पन्न होते हैं, तो वो भी विविधतापूर्ण होते हैं। अब देखो, शिव मनुष्य का ही देख लो आप कि मनुष्य की जो जनसंख्या के वितरण है,
उस पे भी बहुत मतलब विविधता मिलती है। जहाँ पर उसकी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है वहाँ पर तो जनसंख्या का अधिक जमाव होता है, जबकि उसके जो अनुपयुक्त क्षेत्र होते हैं, जैसे कि बहुत अधिक ठंडी है, टुंड्रा प्रदेश है, या मरुस्थलीय क्षेत्र है, या बहुत ऊंचे पर्वत है, दलदली क्षेत्र है, घने जंगल है, तो वहाँ पर जनसंख्या का लगभग लगभग वहाँ पर जनसंख्या नहीं है। इन क्षेत्रों में केवल कुछ जनजातियां ही निवास करती है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो सांस्कृतिक भूदृश्य जनसंख्या का जो वितरण है वो भी असमान है। अब हम देखो, ऐसा भी नहीं है कि पूरे समान ही हो। भूतल पर क्षेत्रीय विविधता या विभिन्नता के होते हुए भी कुछ क्षेत्रीय प्रतिरूपों में समानता मिलती है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उनको हम प्रदेश के रूप में उनका पहचान करते हैं। और देखिए, क्षेत्रीय विभेदीकरण के आधार पर संपूर्ण विश्व या किसी प्रदेश में कृषि प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश है, भाषा प्रदेश है, सांस्कृतिक प्रदेश है, इनके रूप में हम पहचान उनकी कर देते हैं। लेकिन देखो, प्रादेशिकरण से मनुष्य और पर्यावरण के संबंध की एक रूपता तो स्पष्ट होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पृथ्वी की तल पर दो स्थानीय क्षेत्र बिल्कुल एक जैसे हो। हाँ, उनमें कुछ समानताएं अवश्य मिल सकती हैं। तो इस तरह से सांस्कृतिक और जो भौतिक तथ्य हैं दोनों ही विविधतापूर्ण हैं। अब देखो, मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, भोजन है, वस्त्र है, उसका आश्रय है, या हम कह सकते हैं उसके रहने का मकान है, वो भी विभिन्न भागों में अलग अलग तरह के होते हैं। अब जैसे कहीं पे तो मनुष्य आखेट करके अपना भोजन प्राप्त करता है, कहीं पर अन्न को उगाकर या जो कृषि कर कर अन्न प्राप्त करता है, और फलों, कहीं जगह फलों पर जो अपना भोजन है, कहीं जगह केवल जो मछलियों का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग होता है। इसी तरह उनके पहनावे में भी अंतर होता है। जैसे कहीं पर सूती, ऊनी, खाल निर्मित तथा समूरधारी वस्त्र पहने जाते हैं। ये सब जो है वस्त्र, ये उनकी जलवायु और उपलब्धता के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह जो उनके भवन निर्माण है उनमें भी विभिन्नता मिलती है। और ये वहाँ पर जो स्थानीय निर्माण सामग्री की उपलब्धता तथा पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल वो अपने मकान बनाते हैं, हर कोई भी। अब जैसे मैंने एक दिन पहले भी, पिछली जो वीडियो है उसमें भी आपको बताया था कि जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है, जहाँ पर हिम के रूप में बारिश होती है, वहाँ पर छतों को ढलवा बनाया जाता है, या उनकी ढाल देख के बनाए जाते हैं, ताकि पानी और जो बर्फ़ है वो छतों पर ना रुके और वो नीचे आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पश्चिमी राजस्थान या राजस्थान में बारिश की जो है वो कमी है, या पानी की जो कमी है, तो इसके कारण छतों को इस तरह से सपाट बनाया जाता है कि हम बारिश के पानी का अधिक से अधिक स्टोर कर सकें। अब इसी तरह जो मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें भी विभिन्नता मिलती है। कहीं पर आखेट की अधिकता होती है, कहीं पर मत्स्य उद्योग की, कहीं पर कृषि की जाती है, कहीं पर खनन क्रियाएं की जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानवीय क्रियाओं का वितरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अधिक विषम है, और इन विषमताओं के लिए अनेक भौतिक और मानवीय कारक उत्तरदायी होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि स्पष्ट हो चुका है कि क्षेत्रीय विभेदीकरण समस्त भौगोलिक अध्ययनों का आधार है। और देखो, ऐसा नहीं है कि समस्त भौगोलिक अध्ययनों का आधार है तो केवल हम इसमें मानव भूगोल के अध्ययन जो तथ्य हैं उनका अध्ययन करें, नहीं। ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों के में समान रूप से मिलता है। क्या? क्षेत्रीय विभेदीकरण। अब देखो, जर्मन के भूगोलवेत्ता थे हेटनर ने क्षेत्रीय विभेदीकरण की जो संकल्पना था उसको स्पष्ट किया, और उन्होंने कहा कि भूगोल क्षेत्रीय विज्ञान है, और बताया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन, और ये क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और इसी तरह जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे वाइडाल डी ब्लास ने भी क्षेत्रीय विविधता के सिद्धांत को मान्यता दी। बाद में चल के यूरोपीय तथा अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने भी भौगोलिक अध्ययनों में क्षेत्रीय विभिन्नता के विश्लेषण को अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि भूगोल की मूल विषय वस्तु क्या है? वस्तु स्थान। मूल विषय क्या है उसका? वस्तु स्थान, जो कि एक क्षेत्र एक दूसरे से अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न होते हैं, या हम कह सकते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होते हैं।
निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल में जिन सांस्कृतिक भूदृश्यों तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वे स्थान अंतर से भिन्न भिन्न होते हैं, और इन भिन्नताओं में भी मिलते जुलते गुणों के आधार पर प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। क्षेत्रीय विभिन्नता के विश्लेषण से क्षेत्र की विविधताएं प्रकट होती है। तो केवल क्षेत्रीय विभेदीकरण या विभिन्नता का वास्तविक अर्थ केवल क्षेत्रों में अंतर का होना नहीं है, बल्कि क्षेत्रों की विविधता भी है। तो ये था क्षेत्रीय विविधीकरण का सिद्धांत, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर कोई भी भौतिक तथ्य हो या सांस्कृतिक तथ्य हो या पृथ्वी का खुद का तल हो या उसके स्थल या जल का वितरण है या उनकी स्थिति है, कहीं भी समानता नहीं है, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से विभिन्नता रखता है। थैंक यू।